होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें आप एक साथ रिवाइज कर सकते हैं। चलो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 21 ऑफ द स्पेसिमेन पेपर दैट वी वर सॉल्विंग। ठीक है, चलो। अ सॉल्यूशन ऑफ sodium hydroxide reacts with 3 moles of chlorine under certain conditions. The reaction produces 5 mole of sodium chloride, 1 mole of X, and only other chlorine containing product. What is the formula of compound X? देखो अब आपको ना ये रेशो से ये पता लगाना पड़ेगा कि कैसे होगा। अब आप याद करें कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्लोरीन के साथ आपने दो रिएक्शन पढ़े थे। एक आपने पढ़ा था कोल्ड के साथ। कोल्ड सोल्यूशन में जब कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म NaCl, NaClO एंड वाटर। ठीक है, प्लीज म्यूट करें, कोई आप में से म्यूट नहीं हुआ हुआ। और हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में यही रिएक्शन आपका क्लोरीन के साथ होता है, लेकिन इसमें NaCl के साथ बनता है NaClO3। ठीक है, आपने ये दो रिएक्शन पढ़े हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के बीच में। अब आपको इनको बैलेंस करना है। देखो बैलेंस करोगे ना जवाब आ जाएगा। ऊपर वाली क्वेश्चन बैलेंस करो अगर तुम, तो तुम्हारे पास क्लोरीन दो हैं साइड पे। अच्छा, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है ना, प्रोडक्ट के अंदर दो ऑक्सीजन है, एक दो रिएक्टेंट के अंदर जो है वो एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है, चेक कर ले। अच्छा, अब आ जाओ उधर दूसरी इक्वेशन पे। सेकेंड इक्वेशन में आपके पास जो पहले ऑक्सीजन देख लेते हैं ना, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 प्रोडक्ट साइड पर 4, तो रिएक्टेंट साइड पे आपके पास एक ही है। अच्छा, क्लोरीन भी बैलेंस नहीं है। क्लोरीन यहाँ पर आपके पास 2 हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको बता देता हूँ। इसको बैलेंस अगर मुझे करना है तो, अच्छा हाइड्रोजन भी बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 और वहां पर हाइड्रोजन भी है। हो जाएगा 6NaOH, 3Cl2, 5NaCl एंड 3 वाटर। ठीक है, चेक कर लें जी, ये बैलेंस हो गई है। क्लोरीन भी बैलेंस है, सोडियम भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 36 भी बैलेंस है जी। ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब गाइस नाउ लुक एट इट। वो कह रहा है द रिएक्शन प्रोड्यूसेस 5 मोल्स of sodium chloride. So you can see 5 moles of sodium chloride, 1 mole of X, and only other chlorine containing product. So 1 mole of this NaClO3, ठीक है, उसने कहा 1 mole of X, comma the only other chlorine containing product। तो ये इसका है ना 1 mole, तो only other chlorine containing product। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ? What is X? X is NaClO3। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या था? आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन के दोनों रिएक्शन लिखने थे, उनको बैलेंस करना था और फिर देखना था कि जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट के साथ कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा जो है वो करेक्ट आंसर दे रहा है। तो इट कांट बी एनी अदर, इट हैज टू बी NaClO3। ठीक है, बैलेंसिंग इक्वेशन से मैंने चेक कर दिया। समझ में आ गया ये सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। Redox reactions are common in chemistry for group 17. Which statement is correct? देखो बच्चों, सबसे पहले तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ये जो हैलोजेंस होते हैं ना, देखो ये एक दफा बता रहा हूँ आपको, ये जो हैलोजेंस होते हैं ना, इनको एक्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, आपको पता है ना, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं आइंस में। और इन आइंस की टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। तो देखो, जो चीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है ना, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑयल ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये हो रहा है रिड्यूस,
ठीक है। और ये आइंस जो होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो ये हो रहे हैं ऑक्सीडाइज। अच्छा, बाय द वे, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। अब ये भी आपको बताता चलूं, सब फ्लोरीन से लेके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, याद रखो जैसे तुम नीचे जाओगे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? सो आपको मालूम है सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है ना। सो हम ये कहेंगे कि इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो स्ट्रेंथ होती है, सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन है क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती है। और जो इसके आइंस हैं, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इसमें उल्टा होता है। इसमें सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है आयोडाइड। तो रिड्यूसिंग एजेंट आर ए रिड्यूसिंग एजेंट, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो इंक्रीज होती है, इंक्रीज। तो आसान लफ्जों में सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करता है फ्लोरीन, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें से फ्लोरीन है। और सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है आयोडाइड आयन, आई माइनस। तो सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आई माइनस है। अब देखो सवाल क्या है, उसने कहा है which statement is correct। अब क्वेश्चन पर चलते हैं। Br ion will reduce Cl2 but not iodine। बेटा म्यूट करें प्लीज। अच्छा, Br आइन जो हैं वो Cl2 को रिड्यूस कर सकते हैं बट आयोडीन को नहीं कर सकते, बट नॉट आयोडीन। ठीक है। अच्छा सुनो, अब देखो उसने कहा है Br आइन्स विल रिड्यूस Cl2। अब Br जो है वो नीचे है ना, आप देखें Cl से नीचे है Br, ये ऐसे है ना F और I। अब Br स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? Br स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है किससे? Cl से। अब देख रहे हैं ना, Cl2 ऊपर है, Br नीचे है। तो ये बात सही है कि Br जो है वो Cl2 को रिड्यूस कर देगा, लेकिन आयोडीन को वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो, इसको मैं जरा आप लोगों को जरा एक और एग्जांपल लेकर समझा दूं। तुम अगर ओ लेवल्स की तरह इसको समझो, एक मिनट जरा मैं आपको ओ लेवल्स की केमिस्ट्री याद दिला दूं। ओ लेवल में तुमने पढ़ा था कि अगर कोई तुम्हारे पास रिएक्शन है Cl2 का और कोई भी लाइक तुम्हारे पास KBr है, ओ लेवल के बच्चे को देखो हम कैसे सिखाते हैं उसी तरह आपको ज्यादा आसानी समझ में आएगा। सिंस क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमीन। ये बन जाएगा KCl प्लस, ये जब डिस्प्लेस हो जाएगा तो ये बन जाता है Br2। करने के लिए आपको इधर 2 और इधर 2 लगाना पड़ेगा। देखो इसकी नेट इक्वेशन क्या है, इसमें पोटेशियम तो स्पेक्टेटर है ना, तो नेट इक्वेशन ये है कि Cl2 दो Br से रिएक्ट करके इसको बना लेगा 2Cl माइनस प्लस Br2। अब भाई Cl2 Br को डिस्प्लेस करे या Br Cl2 से रिएक्ट करे, बात एक ही है ना। ठीक है, यहाँ पर आप देखें ये रिड्यूस हुआ है और ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो यही लिखा हुआ है ना इसके अंदर पहले में, Br आइंस विल रिड्यूस Cl2। जी, Br आइंस बिल्कुल रिड्यूस करते हैं Cl2। ठीक है, ये बिल्कुल कर पा रहे हैं। Br आइंस हैं Cl2 को रिड्यूस कर दिया है। अच्छा, रिड्यूस कर दिया, ये भी हमें कैसे पता? बच्चे कहते हैं सर हमें कैसे पता रिड्यूस कर दिया? इसका ऑक्सीडेशन नंबर है 0 और इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर है -1। ये डिक्रीज हुआ है ना ऑक्सीडेशन नंबर, तो जब डिक्रीज होता है तो रिड्यूस ही तो होता है वो। ठीक है, सो Br आइन विल रिड्यूस Cl2, यहाँ तक तो बात ठीक है। लेकिन आप ओ लेवल में याद करें
अगर एक आयोडीन को जब आप रिएक्ट करवाते थे, लेट्स सपोज 2 केबीआर, ये केबीआर से, तो इसमें होता था नो रिएक्शन। ओ लेवल के बच्चे को हम ये कहते हैं कि आयोडीन इज लेस रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। एएस का स्टूडेंट ये समझ सकता है कि भाई ये जो आयोडीन है ना, ये नहीं रिड्यूस होगा, क्योंकि ये आयोडीन जो है वो, अगर आप यहाँ पर देखें तो आयोडीन इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो बीआर को जो है वो उसको उससे रिएक्ट कर सके, बहुत नीचे आयोडीन। ठीक है, या दूसरे लफ्जों में कह लीजिए कि बीआर जो है ना वो आयोडीन के ऊपर है। तो हाँ, अगर उल्टा होता, देखो अगर यहाँ पर होता ना Br2 और इसको रिएक्ट करते आप Ki से, तो फिर ये तो हो जाता। लेकिन इसके अंदर अगर ये रिएक्शन होता तो KBr बनता ना, तो KBr जो है, अब अगर ये बनता तो इसके अंदर ये रिड्यूस हो रहा है। इसमें तो ये नहीं लिखा हुआ ना ऑप्शन में, ऑप्शन में लिखा हुआ है बट नॉट I2। हमें तो I2 के साथ रिएक्शन करना है Br माइनस आइंस का, तो ये नहीं हो सकता, नो रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर इज ए, ions will reduce Cl2 but not iodine. ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23. Which statement describe a trend in period 3 between every pair of adjacent elements from sodium to क्लोरीन? अच्छा, सोडियम टू क्लोरीन। देखो बच्चों, सोडियम से लेके मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से सिलिकॉन से फास्फोरस, सल्फर एंड, ठीक है, दिस इज पीरियड 3, ये पीरियड 3 है। उसका कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? आपको मालूम है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी तो मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम डिक्रीज होती है ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, रिमेंबर, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट इनका तो लो होता है ना, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, और इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा, लेकिन यहां से यहां तक इंक्रीज होता है मेल्टिंग पॉइंट, फिर सिलिकॉन तक और इंक्रीज होता है, तो जाहिर है मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस तो नहीं है, तो ये जुमला भी गलत है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो बिल्कुल ही झूठ है ना, आपको पता है मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है और नॉन मेटल्स की लो होती है, तो इंक्रीज कैसे हो सकती है कंडक्टिविटी? ये भी गलत है। द करेक्ट आंसर इज ए, एटॉमिक रेडियस कम होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस अक्रॉस द पीरियड डिक्रीज होता है, तो दैट्स करेक्ट। आप नोट्स भी जाके देख लें पीरियड 3 के, उसके अंदर आपको लिखा हुआ है एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है। ठीक है, सो दैट्स अ करेक्ट आंसर। ये तो फैक्ट है, सिंपल बेसिक फैक्ट आपको याद रखना है, बाकी सारे फैक्टर्स तो गलत आंसर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते, नाइट्रोजन फॉर्म पोल्यूटेंट ऑक्साइड वाई इन कार इंजन। अच्छा भाई, उसके बाद वो कह रहा है फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ वाई टू जी occurs in atmosphere. In further oxidation, 1 mole of Y reacts with 0.5 mole of gaseous oxygen molecules. अच्छा जी, 1 mole reacts with 0.5. Which statement is correct? Okay, सबसे पहले तो आपको मैं याद दिला दूं कि ये है क्या। देखिए, नाइट्रोजन एयर में पहले तो रिएक्ट करती है ऑक्सीजन से और बनाती है NO। ठीक है, बैलेंस अगर हम करेंगे, यहाँ 2NO होगा, तो ये आपको उसने कहा नाइट्रोजन फॉर्म पोल्यूटेंट ऑक्साइड वाई इन द कार, तो ये आपका NO जो है ना, ये वाई है। उसके बाद बेटा मैं क्लास लेते लेते आपको व्हाट्सएप पे कैसे जवाब दूं, ये जरा क्लास के बाद पूछ लीजिएगा प्लीज। अच्छा, अब आइए, फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ Y2Z अकर्स इन द एटमॉस्फेयर। जी बिल्कुल ऐसे ही होता है, NO रिएक्ट करती है इसके साथ टू फॉर्म NO2। अच्छा, जरा मोल रेशो देखिए, इसको बैलेंस आप करेंगे तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 2 और यहाँ भी लगाना पड़ेगा 2। अगर आप इसका मोल रेशो देखें तो ये 1:2.5 का है ना भाई, 2:1 का मतलब रेशो 1:2
0.5 का ही रेशो है ना, ठीक है। अच्छा, ये आपका है Z, दिस इज Z। तो हमें Y और Z पता चल गया। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट। अब इस कंपाउंड Z डज नॉट फर्दर रिएक्ट इन द एटमॉस्फेयर, ये गलत है। देखो NO2 फर्दर रिएक्ट कर सकती है, ये NO2 रिएक्ट करके N2O5 भी बना सकती है बाय द वे। सो ये स्टेटमेंट गलत है, ये रिएक्ट कर सकती है, NO2 कैन फर्दर रिएक्ट, ठीक है। अच्छा जी, अ मॉलिक्यूल ऑफ Y हैज 15 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये हमें चेक करना पड़ेगा। देखो मॉलिक्यूल ऑफ Y के 15 इलेक्ट्रॉन हमें चेक करने पड़ेंगे। Y के अंदर एक नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन के होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स और ऑक्सीजन के होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। देखो शेयरिंग हुई है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स तो चेंज नहीं होंगे, जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वही मॉलिक्यूल के अंदर भी होंगे। तो 7 by ये 15, दिस आंसर इज करेक्ट। अ मॉलिक्यूल ऑफ Y हैज 15, ठीक है। बाकी COD रॉन्ग है, आप चेक कर लीजिएगा, COD गलत ही होंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर जो है ना वो NO के अंदर N का ऑक्सीडेशन नंबर +2 और NO2 के अंदर है +4, तो ये भी गलत ही। ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, तो बाय 2 इंक्रीज होता है, तो ये भी गलत है। और Y इज नॉन पोलर। अच्छा, Y तो नॉन पोलर नहीं हो सकता ना, पोलर होगा, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस है, 0 तो नहीं है ना डिफरेंस, तो वो भी गलत है, नॉन पोलर, ठीक है। चलें, सो क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाएं, क्या हमारा आंसर आ गया 25। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुड बी कंसीडर्ड व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद NaBH4। अच्छा जी, NaBH4 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन हीटेड विद Al2O3 एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन, ठीक है। इसमें अल्कोहल एल्कीन में कन्वर्ट होते हैं, ये वाला जो प्रोसेस है, Al2O3 at 600, गिविंग ओनली वन आइसोमर or a mixture of isomers. Which carbonyl compound will produce the most isomers? अब ये जरा थोड़ा सा जो है ना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसको जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, एल्डिहाइड रिड्यूस होके बताओ क्या बनते हैं, कोई बताएगा? कीटोन रिड्यूस होके क्या बनते हैं, कोई बताएगा? पहले कोई बताएगा एल्डिहाइड रिड्यूस होके क्या फॉर्म करते हैं? एल्डिहाइड रिड्यूस होके, बेटा ऑक्सीडाइज होके नहीं पूछ रहा, रिड्यूस। सर प्राइमरी अल्कोहल होगा ना? प्राइमरी अल्कोहल रिड्यूस ऑक्सीडाइज होता तो फिर होता कार्बोक्सिलिक एसिड, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन रिड्यूस होके क्या बनाते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल्स। अल्कोहल। और अल्कोहल को जब Al2O3 के ऊपर से गुजारते हो, हॉट Al2O3 से, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्कीन, ठीक है। अच्छा अब देखो, चलो जल्दी से, अब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या? ऑप्शन नंबर ए ब्यूटेनल। अच्छा जल्दी से इसको जरा बनाते हैं। उसने कहा हुआ है कि आप में से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो आपको सबसे ज्यादा देता है। अच्छा चले देखते हैं, अब इसको इसको भी देखते हैं। लेट्स सी, देखो अच्छा सेकंड भाई, या चलो अब देखो जरा, सबसे पहले ब्यूटेनल, आपको जरा इसको जो है ना वो सॉल्व करना पड़ेगा। ब्यूटेनल, अच्छा ब्यूटेनल इज दिस, 1 2 3 4 आखिर में, दिस इज ब्यूटेनल। ब्यूटेनल जब रिड्यूस होगा, पहले तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं ना, जब ये रिड्यूस होगा तो आपको पता है रिड्यूस होने का मतलब प्राइमरी अल्कोहल, तो ये जो आखिरी वाला है ना, ये
यहाँ पर आ जाएगा OH, ये होगा रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस होकर प्राइमरी अल्कोहल बन गया। उसके बाद जब तुम इसको Al2O3 के ऊपर से गुजारोगे तो जिस पे OH लगा हुआ था उसके बराबर वाले से H निकलता है। तो इधर जो तुम्हारे पास डबल बॉन्ड आएगा वो डबल बॉन्ड आएगा आखिरी दो में, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा एल्कीन। अच्छा, ये जो एल्कीन है जैसे ब्यूटवानीन, और ब्यूटवानीन का तुम्हें पता है ब्यूटवानीन का आइसोमर्स जो है वो इसने कहा हुआ है ईच ऑफ द अदर ओनली गिव वन आइसोमर और मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स। तो इसके अंदर तो तुम्हारे पास एक ही आइसोमर हो सकता है, तो मिक्सचर ऑफ आइसोमर्स तो नहीं हो सकते। ठीक है, तो ए अपेरेंटली आंसर तो नहीं लग रहा। अच्छा, अब बी को चेक करते हैं, बी पर आइए। अच्छा, बी के अंदर जो तुम्हारे पास है वो है ब्यूटानोन। अच्छा, ब्यूटानोन का मतलब ये होता है ये इधर लगा हुआ है। ठीक है, ब्यूटानोन। अच्छा, ब्यूटानोन में जब आप इसको रिड्यूस करेंगे तो OH आएगा इधर, सेकेंडरी अल्कोहल है ना जिसपे डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है, वहीं OH आएगा, ये आएगा। अच्छा, अब जब डिहाइड्रेट करेंगे तो तुम्हारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं, यहां से भी H निकल सकता है और यहां से भी H निकल सकता है ना, OH तो जाएगा ही जाएगा। इसका पॉसिबिलिटी है, फर्स्ट कार्बन से भी H निकल सकता है और थर्ड कार्बन से भी H निकल सकता है। तो इसके अंदर दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। एक तो आपके पास आएगा ब्यूटुइन। अच्छा, मत भूलो ब्यूटुइन के सिस्ट्रॉन्स भी होते हैं, सिस्ट्रॉन्स। और एक आएगा ब्यूटवानीन। अच्छा, ब्यूटवानीन में सिस्ट्रॉन्स नहीं होते। तो टोटल आइसोमर इसके कितने होंगे? तीन, एक सिस ब्यूटुइन, एक ट्रांस ब्यूटुइन और एक ब्यूटवानीन। इसके टोटल आइसोमर हो गए तीन। ठीक है, अब बाकियों को भी चेक कर लेते हैं। पेंटेनथ्रियोन। अच्छा, पेंटेनथ्रियोन पर आ जाओ। देखो, पेंटेनथ्रियोन में ये ऑप्शन नंबर सी, पेंटेनथ्रियोन में जो ओ है ना वो इधर है। अच्छा देखो, मैं तुम्हें एक आसान बात बताऊं टाइम सेव करने के लिए। देखो, इसमें ना एग्जाम में अब तुम कितने बैठ के सॉल्व करोगे। देखो, ये बीच में है ना ओ, तो जाहिर है जो OH आएगा वो भी इधर ही आएगा, OH भी इधर ही आएगा। अच्छा, OH अगर यहां से निकलेगा तो इधर से H निकले या इधर से H निकले, एक ही बात है ना, क्योंकि इधर से भी H निकलेगा तो डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा, और अगर इधर से भी H निकलेगा तो डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा, तो जाहिर है प्रोडक्ट तो एक ही होगा। तो इसका अंदर सी में एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हाँ, अब वो प्रोडक्ट कौन सा होगा, मैं डायरेक्ट वो प्रोडक्ट बनाता हूँ, यानी सेकंड और थर्ड के बीच में आएगा डबल बॉन्ड। अब सेकंड और थर्ड इधर से हो या उधर से, उससे क्या फर्क पड़ता है, सेकंड और थर्ड के बीच। ठीक है, इधर इसके अंदर मुझे सिस ट्रांस नजर आ रहा है, इसके अंदर एक सिस होगा और एक ट्रांस होगा। सिस ट्रांस क्यों? क्योंकि इसके साथ एक H और एक CH3, इसके साथ भी एक H और एक C2H5। इसके टोटल दो आइसोमर हैं, दो। ठीक है, इसमें दो बनेंगे। और इसी तरह ऑप्शन नंबर डी को देखो। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ऑप्शन नंबर डी है प्रोपेनोन। अच्छा, प्रोपेनोन में भी बन सके, देखो क्या है वही, ये बीच में है ना डबल बॉन्ड हो, ये है प्रोपेनोन। तो जहां ओ डबल बॉन्ड है वहीं OH आएगा। अब यहाँ OH आएगा तो H यहां से निकले या H यहां से निकले, एक ही बात है ना। ठीक है, तो इसका तो जो डबल बॉन्ड आएगा वो, इसका तो फर्दर आप होता ही नहीं है, इसका तो इसके अंदर तो सिस ट्रांस भी नहीं होगा क्योंकि इसके साथ ये दोनों H लगे हुए हैं, तो इसके अंदर तो एक ही आइसोमर रहेगा। तो सबसे ज्यादा आइसोमर्स किसने दिए? बी ने। एक सिस ब्यूटुइन, एक ट्रांस ब्यूटुइन और एक ब्यूटवाइन। समझ में आया? तो आपका आंसर है। क्लियर हुआ सबको ये? ठीक है, चलिए। ओके गाइस, दिस इज एन इजी वन। ये आमतौर पर स्कोरिंग होता है। उसने एक आपको एक कॉर्टिसोन दिया हुआ है। इन एडिशन टू द कैरल सेंटर्स मार्क्ड, हाउ मेनी अदर कैरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्टिसोन। चलो जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला काम, जहां दो हाइड्रोजन होते हैं और जहां डबल बॉन्ड होता है वो कैरल हो ही नहीं सकते। अब देखो ना, मैं ना जिनको याद नहीं है उनको बता दूं,
स्केलेटन के अंदर हम हाइड्रोजन शो नहीं करते, तो फॉर एग्जांपल यहाँ 2 बॉन्ड्स है ना, तो बाकी 2 क्या लगे होंगे, हाइड्रोजन लगे हुए होंगे जो दिखाए हुए नहीं है। ठीक है, तो अब देखो मैं क्रॉस करता जा रहा हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड है इसलिए कार्यल नहीं हो सकता, यहाँ 2 H है इसलिए कार्यल नहीं हो सकता, यहाँ 2 H है इसलिए कार्यल नहीं हो सकता, यहाँ डबल बॉन्ड है कार्यल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड है कार्यल नहीं हो सकता। ठीक है, 2 H है कार्यल नहीं हो सकता, 2 H है कार्यल नहीं हो सकता। अच्छा, डबल बॉन्ड है कार्यल नहीं हो सकता, 2 H है कार्यल नहीं हो सकता। अच्छा, बाकी मैं छोड़ता जाता हूँ, देखो जो जो मुझे लग रहा है कि नहीं हो सकता ना उनको मैं, यहाँ पे 2 H है कार्यल नहीं हो सकता, 2 H है कार्यल नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड है कार्यल नहीं हो सकता, 2 H है कार्यल नहीं हो सकता। अब बच क्या क्या गए मेरे पास, अब चलो देख लेते हैं बच क्या क्या गए। क्या ये कार्यल है? जी ये बिल्कुल कार्यल है। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप, चारों डिफरेंट ग्रुप्स हैं। लेफ्ट और राइट साइड वाली चेन सेम नहीं है, ऊपर और नीचे वाली चेन सेम नहीं है, तो यस दिस इज कार्यल। एक कार्यल तो ये हो गया। अच्छा, फिर ये तो इसने मार्क किया हुआ है, ये भी इसने खुद मार्क किया हुआ है, फिर हमारे पास रह गया ये। अब इसको ढूंढ लेते हैं, क्या ये कार्यल है? जी ये भी कार्यल है। ये वाला ग्रुप, एक ये वाला ग्रुप, इसका लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला, ये वाला ग्रुप अलग अलग है, ये भी कार्यल है। ठीक है, तो ये भी हो गया कार्यल। फिर ये भी कार्यल है, इसके साथ एक OH, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, एक ये ग्रुप, ये भी कार्यल है। ठीक है, बस हो गए। सो जो उसने बनाए में उसके अलावा 3 और कार्यल हैं, द आंसर इज 3। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एन एल्कीन इज रिएक्टेड विद एसिडिफाइड मैग्नेट आयंस। ठीक है, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन दैट ऑफ एल्कीन बाय 34। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, एल्कीन के हमने 2 ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े थे, कोल्ड डाइल्यूट एंड हॉट एसिडिफाइड। कोल्ड डाइल्यूट में क्या होता है, तो थोड़ी कॉमन सेंस यूज करोगे ना तो जल्दी हो जाएगा, वरना तुम्हें बहुत टाइम लगेगा, लोग बैठ के इसको बहुत टाइम ज़ाया कर देते हैं। क्वेश्चन बहुत, कोल्ड डाइल्यूट में डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन का सिक्शन का 117 और दूसरे का भी होता है 17, तो टोटल जो इंक्रीज आज वो कितने का आ जाएगा, 17 + 17 34। तो इसी बता रही है कि ये माइल्ड ऑक्सीडेशन है, ये कोल्ड डाइल्यूट। अच्छा, हॉट कंसंट्रेटेड के साथ तो ये हो ही नहीं सकता। हॉट कंसंट्रेटेड में तो डबल बॉन्ड जहां होता है ना वो टूटता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो जाहिर है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मास, मतलब खैर ज्यादा हो भी सकता है, लेकिन आप 34 से बढ़ना, प्रिसाइसली 34 से बढ़ना, तो ये तो नहीं होगा ना। तो हमें समझ में ही आ गया कि 34 से बढ़ने का मतलब है कि 2 OH आके लगे हैं, और 2 OH का मास 34 होता है। सो दिस इज कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड डाइल्यूट। कोल्ड कंसंट्रेटेड कोई कंडीशन ही नहीं है, हॉट कंसंट्रेटेड ये हो नहीं सकता, हॉट डाइल्यूट कोई कंडीशन नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट, द डायग्राम शोज अ शॉर्ट लेंथ ऑफ एन एडिशनल पॉलीमर। द पॉलीमर हैज अ रिलेटिव molecular mass approximately 10,000. Approximately how many monomer units are joined together? अच्छा भाई, देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप इसका मोनोमर आइडेंटिफाई कर लें। देखो ये इसका रिपीट यूनिट है, रिपीट यूनिट का मतलब है जो चीज बार बार, ये इसका रिपीट यूनिट है। रिपीट यूनिट से आप मोनोमर कैसे करते हैं, जो 2 कार्बन होते हैं उनके दरमियान डबल बॉन्ड बना दें, तो ये बेसिकली इसका मोनोमर है इथीन। ठीक है, इथीन का एमआर ऑफ इथीन of C2H4 is 28। ठीक है, पूरे मास है 10,000, तो अगर 10,000 पूरे पॉलीमर का मास है तो उसको डिवाइड बाय 28 कर दो एक से, तो आपको रफली पता चल जाएगा। एग्जैक्ट तो नहीं आएगा, ये 357.14 मेरा आंसर आ गया, तो रफली 360 मोनोमर्स। ठीक है,
ओके, चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29, इसको अगर आप देखें, उसने कहा है लैक्टाइड इज एन इंटरमीडिएट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सिंथेटिक फाइबर, व्हिच कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैटलिस्ट कैन प्रोड्यूस लैक्टाइड। करके दिखा दूंगा क्या। ये O है, इसके साथ ये कार्बन, फिर ये एक और कार्बन है, फिर ये O है, फिर इधर एक कार्बन है, फिर ये एक और कार्बन इधर है, और फिर ये O है। अच्छा, इधर लगा हुआ है CH3, ये वाला, ये जो है CH3 है, ठीक है। इधर लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O, इधर भी C डबल बॉन्ड O, और इधर भी CH3, ठीक है। ये है तुम्हारे पर लैक्टाइड। अंडरस्टैंड, ये बड़ा एक उसने चालाकी से सवाल बनाया है। उसने कहा विच कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैटलिस्ट। देखो, इसको होगा क्या हीट से, तो मैं समझ में आ रहा है ये एस्टर लिंकेज है, एस्टर, ये एस्टर लिंकेज है, एस्टर लिंकेज, ये भी एस्टर लिंकेज है, ये एस्टर लिंक, इधर भी एस्टर लिंकेज है, लिंक कह लो, बॉन्ड कह लो। हमने पढ़ा था कि अगर आप एस्टर्स को डाइल्यूट एसिड के साथ हीट करते हैं ना, तो ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये दो जगह, ये इधर से टूट जाएगा और ये इधर से टूट जाएगा, एस्टर लिंक टूट जाता है। ये जो COO वाला जो होता है ना, ये यहाँ से बॉन्ड टूटता है, ठीक है। अच्छा, अब आप इस बात को जरा समझिएगा, टूट के बनता क्या है। तो मैं जरा इसको ना थोड़ा कंफ्यूजन प्रिवेंट करने के लिए इसको जरा यूं कर रहा हूं। अब देखो, अब क्या होता है, जरा समझिएगा। इसका एक्स्ट्रा बॉन्ड टूटता है, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये इधर से, ठीक है, और ये इधर से टूट जाएगा। हमने क्या पढ़ा था, आपको याद दिला दें, जो O वाला टुकड़ा होता है ना, उसके साथ आके लग जाता है H इधर, और जो इसके साथ C डबल बॉन्ड O वाला टुकड़ा होता है ना, इसके साथ आके लग जाता है OH। इसी तरह इसके साथ आके लग जाएगा H, और इसके साथ आके लग जाएगा OH। नजर आ रहा है। अब ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल बन गए हैं, अगर आप गौर से देखें ना, तो ये टूट गया है, ये एक मॉलिक्यूल और ये दूसरा मॉलिक्यूल। समझ में आया आपको, ये दो अलग मॉलिक्यूल्स बन गए हैं। अच्छा, अब जरा मॉलिक्यूल देखो हैं कौन कौन से, ये एक मैंने कहा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, ये दो अलग मॉलिक्यूल। अच्छा, ये दो मॉलिक्यूल बिल्कुल सेम है, मैं जरा ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखिएगा ये दो मॉलिक्यूल क्या है। ये मैं यहाँ से ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप देखिएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या है, C, इधर OH, ठीक है, C, इधर OH, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर C, फिर CH3, और फिर OH, दोनों सेम है। आप देख लें, मैं दिखाता हूँ, ये हो गया COH, ये वाला टुकड़ा, फिर ये CCH3, फिर ये वाला टुकड़ा, और फिर OH, फिर ये वाला टुकड़ा। उधर भी ऐसे ही देख लो, C डबल बॉन्ड OH, ये C डबल बॉन्ड OH, फिर ये CCH3, ये CCH3, और ये OH, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, आप इसका नाम जो है वो कर लें, नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे नंबरिंग आपके पास होती है, जिसका फंक्शनल ग्रुप लगा होता है कार्बोक्सिलिक, से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है, सॉरी मैंने गलत नंबरिंग कर दी, 1 2 3, कार्बन को नंबर करते हैं ना, 1 2 3। तो 2 पे OH लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोक्सी, 2 पे OH लगा हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन की चेन है प्रोपेनॉइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड, ठीक है। समझ में आई बात, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनॉइक एसिड। चलिए क्वेश्चन नंबर 30।
30. Diols in which both hydroxy groups are bonded to same carbon spontaneously eliminate a molecule of water to produce carbonyl. अच्छा भाई, इसने आपको एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि diols in which both hydroxy groups are bonded to the same carbon atom spontaneously eliminate a molecule of water to produce carbonyl. Which compound is hydrolyzed to form a product that gives a positive reaction with 2,4-dinitrophenyl hydrazine? ये 2,4-DNPH है ना, 2,4-DNPH. अच्छा, उसने कहा which compound is hydrolyzed to form a product that gives a positive reaction with 2,4-DNPH but not with Fehling. अच्छा, not with Fehling का मतलब क्या हुआ कि वो कीटोन है लेकिन एल्डिहाइड नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड Fehling सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं. So, ये क्या है? a ketone, it's a ketone. तो इसका मतलब है प्रोडक्ट is a ketone. ठीक है. सो आपको वो ऑप्शन देखना है जिसके अंदर उसने उसने कहा हुआ है कि डायोल्स इन बोथ हाइड्रोक्सी आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम स्पॉन्टेनियसली एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस अ कार्बन. ठीक है, समझ गए. देखें, अब मैं आपको जरा एक एक करके बताता हूँ. पहले ए आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ. ए देखो, ए कैसे है. 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन. 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन का मतलब ये है कि यहाँ पे बी आर लगे हुए हैं 1,1 पे. ठीक है, प्रोपेन, ये है 1,1 डाई ब्रोमोप्रोपेन. तो पूरी बात गौर से सुनिएगा. जाहिर है आप इसको जब हाइड्रोलाइज कराते हैं, हाइड्रोलिसिस का रिएक्शन आपने पढ़ा था हैलोजन एल्केन में. अपने हैलोजन एल्केन के नोट्स खोलें, जाके देखें. हाइड्रोलिसिस होता है एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन. सो कहती है हाइड्रोलिसिस है. तो जब आप इसको हाइड्रोलाइज कराएंगे, इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, तो हाइड्रोलिसिस के बाद इसमें OH दोनों का जहाँ OH आ जाता है, वहाँ OH आ जाता है. ठीक है. और अब उसने ये कहा हुआ है, अच्छा ये उसने खुद ही बताया हुआ है कि इन diols in which both hydroxy are bonded to same carbon atom spontaneously eliminate a molecule of water produce a carbonyl. तो अब अगर इसमें से जाहिर है इसी में से निकलेगा ना, आपका पहले वाला में से निकलेगा, तो इसका जो कार्बोनाइल बनेगा वो क्या बनेगा? यही बनेगा कार्बोनाइल. इसका वाटर एलिमिनेट हो गया, एक से H निकलेगा, एक से OH निकलेगा. तो 2 OH है ना, तो एक पूरा OH निकलेगा और एक OH में से H निकलेगा. तो ये बन जाएगा. ये क्या है? ये एक एल्डिहाइड है. दिस इज एन एल्डिहाइड. और एल्डिहाइड मेरा आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि एल्डिहाइड अगर होगा तो वो फेलिंग्स रिएजेंट के साथ भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा. तो आपको चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऐसा आंसर है जो आपको सिर्फ कीटोन दे, एल्डिहाइड ना दे. ठीक है. अब देखो मेरी आसानी क्या हो गई. पहली बात, ए तो नहीं है. अच्छा, बी और सी तो हो ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि इस पे जो Br है ना, वो 1,2 पे Br लगने का मतलब है Br अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है. अगर वो अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है तो ऑन द सेम कार्बन एटम तो नहीं हो सकता ना. उसमें लिखा हुआ है कि बॉन्डेड टू सेम कार्बन एटम, तो OH भी जो है ना वो इधर ही आके लगेगा, और OH जब इधर आके लगेगा वो तो सेम कार्बन एटम हो ही नहीं सकते. तो इसीलिए 1,2 और 1,3 ये दोनों तो मेरे पॉसिबल आंसर ही नहीं है. उसने मेरा काम ही आसान कर दिया डी और सी को एलिमिनेट करवा के. ठीक है. तो अब मेरे पास रह गया सिर्फ डी और सी को तो मैंने देखा भी नहीं, डी रह गया मेरे पास. अब डी पर आ जाओ. डी के अंदर क्या लिखा हुआ है? 2,2 डायब्रोमो. अच्छा देखते हैं भाई, 2,2 डायब्रोमो, 2,2 डायब्रोमो पे Br इधर इधर लगा हुआ है. जब आप इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो OH भी सेकेंड कार्बन पे आ जाएगा. और जब आप इसको, उसने कहा हुआ है जब उसको आप हाइड्रोक्सी ग्रुप निकालेंगे तो जाहिर है आपका जो डबल बॉन्ड C+O सेकेंड कार्बन पर आएगा. दैट मीन्स ये कीटोन है. जहां OH लगा हुआ है ना, बस वही C+O बनेगा, तो ये तो कीटोन है. और कीटोन
ही होना चाहिए हमारा प्रोडक्ट, तो द आंसर इज डी। ठीक है, अब इसमें कुछ लोग जो है ना वो पूरा सॉल्व करने लग जाते हैं, वो बी और सी को भी सॉल्व करने लग जाते हैं। आप करके आंसर ज़ाहिर है आप करेंगे तो वो भी गलत ही आएगा, लेकिन अपना टाइम ज़ाया करेंगे ना, आपको करने की जरूरत ही नहीं है बी और सी, क्योंकि उस पर तो बी आर अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है, अलग अलग कार्बन पे लगा हुआ है, तो ओ एच भी अलग अलग कार्बन पे लगेगा, तो फिर अलग अलग कार्बन पे लगेगा, फिर तो वो आपका प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सेम कार्बन आइटम से लगे होने चाहिए पहली लाइन में। चलो ये हो गया, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 31 तो आसान है। X and Y are the reagents required to convert 1 bromopropane to butanoic acid in the following reaction. What are the correct identities of X and Y? बेटा Br की जगह यहाँ पर Cn आके लग गया, ये तो आपको याद होगा, ये रिएक्शन होता है KCN इन एथेनॉल। ये भी हैलोजन एल्केन का रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, तो HCN हो नहीं सकता, HCN हो नहीं सकता, A और D गए तो मेरे पास B और C रह गए, एक KCN इन एथेनॉल, इथेनॉल एक KCN इसको कहते हैं। फिर आप याद करें, मैंने आप लोगों को कहा था कि जब भी CN COH में कन्वर्ट होता है, ये होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल एसिड, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। ठीक है, नाइट्राइल सबसे आखिर में, ये हमने फैमिली पढ़ी थी ऑर्गेनिक में। ठीक है, इसमें जो CnCOH में कन्वर्ट हो जाता है, इसको एसिड के साथ आप हीट करते हैं, तो द आंसर इज सी। जब आप एसिड के साथ हीट करते हैं तो CN वाला जो ग्रुप होता है वो COH में कन्वर्ट होता है। सिंपल प्लेन फैक्ट, यू नीड टू लर्न दिस। ओके चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 32। Q is a compound with a molecular formula C4H10O, can be oxidized with acidified potassium डाइक्रोमेट। तो इसका मतलब ये है, अगर वो एसिडिफाइड हो सकता है ना, तो ये इज नॉट टर्शियरी, Q नॉट टर्शियरी, क्योंकि टर्शियरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग अ कार्बोक्सिलिक एसिड। अच्छा इसका मतलब अगर वो रिड्यूस नहीं हो सकता कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो नॉट प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड की रिडक्शन से बन जाते हैं। सो Q प्राइमरी भी नहीं है और टर्शियरी भी नहीं है, तो फिर जाहिर है Q क्या है, Q सेकेंडरी है। तो इनमें से सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा, चेक कर लें। वो नजर ही आ रहा है, ये वाला है, आपको नजर आ रहा है CH3। ठीक है, इसके साथ OH, H, CH2, CH3, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। ऑप्शन नंबर ए इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नॉट प्राइमरी नॉट टर्शियरी, ठीक है, ये सेकेंडरी है। बाकी ये प्राइमरी है, ये टर्शियरी है, ये प्राइमरी है। प्राइमरी अल्कोहल एक दफा याद दिला दूं क्या होता है, जिसमें OH जिस कार्बन से होता है वो या तो एक भी R ग्रुप से बॉन्डेड ना हो या वो एक R ग्रुप से बॉन्डेड हो। ठीक है, टर्शियरी वो होता है जिसके अंदर जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो 3 R ग्रुप्स, इसमें OH जिस कार्बन से लगा हुआ है उसके साथ 3 R ग्रुप्स लगे हुए हैं। ओके, इसका आंसर ये है। क्लियर हो गया ये सबको? चलो क्वेश्चन नंबर 33। A sample of 2.30 gram of ethanol is mixed with excess of acidified potassium dichromate. ठीक है, the reaction mixture is then boiled under reflux of 1 hour. ठीक है, 1 hour अगर आप उसको boil under reflux करेंगे और इथेनॉल इज प्राइमरी अल्कोहल, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। The organic product is then collected by distillation. The yield is 60%. ठीक है, what mass of the product is collected? तो इसको जरा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। एथेनॉल को जब तुम ऑक्सीडाइज करोगे और हीट अंडर रिफ्लेक्स करोगे, वो बना लेगा एथेनोइक एसिड वाटर। ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगेगा। अब कितना है जी एथेनॉल? 2.3। पहले आप निकाल लें मोल्स ऑफ एथेनॉल। मास अपॉन MR, एथेनॉल का MR होता है 46, इसके मोल आ जाएंगे 0.05।
अब आप निकाल लें मोल्स ऑफ द एथेनोइक एसिड CH3COH, तो 1:1 का रेशो है, तो इसके भी 0.05 आ जाएंगे। मास ऑफ इथेनोइक एसिड निकाल लो। मास कैसे निकालोगे? फॉर्म्ड। पहले चलो अभी मास निकालते हैं जितने मोल आए ना उससे। तो मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स एमआर, इसका एमआर होता है 60, ये हो जाएगा 3 ग्राम्स। उसका 60% कैलकुलेट कर लो। 60% ऑफ 3 इज 1.80 ग्राम्स, क्योंकि उसने कहा द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट इज 60%, तो 1.8। सिंपल। अगर आपको रिएक्शन आता है तो आपने रिएक्शन लिखा, बैलेंस किया, उसके बाद आपने पहले मास जो एथेनॉल का गिवन है उससे एथेनॉल के मोल निकाल लिए, रेशो से आपने इक्वेशन यूज करते हुए इथेनॉइक एसिड के मोल निकाल लिए, इथेनॉइक एसिड के मोल से उसका मास निकाल लिया और मास के ऊपर 60% निकाल लिया, तो आपका आंसर आ गया। इसमें बहुत सारे लोग अटक जाते हैं अगर उन्हें इक्वेशन ही ना पता हो रिएक्शन। ठीक है, चलें आगे बढ़े। 34 सर, ये आ गया वो अल्कलाइन एक्वस आयोडीन। मैं आपको बता रहा हूँ, ये वन ऑफ द एग्जाम फेवरेट रिएक्शन है। उसने कहा कंपाउंड आर गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट विद अल्कलाइन एक्वस आयोडीन, जिसको मैंने आपको बार बार कहा था ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट। ये अल्कलाइन एक्वस आयोडीन होता है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड आयोडीन, इसको ट्राइआयोडोमीथेन टेस्ट कहते हैं। आपको इसको मैं बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि ये मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ आएगा एग्जाम। ठीक है, इस ये दो कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जिसके अंदर ये ग्रुप हो या ये वाला, या कोई भी कंपाउंड जिसमें ये ग्रुप हो, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। पॉजिटिव ये वाला ग्रुप, ठीक है, गिव्स अ पॉजिटिव रिजल्ट। येलो प्रेसिपिटेट्स आते हैं CH3 के। अच्छा, उसने कहा कंपाउंड आर डज नॉट डिस्प्ले, तो आर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी नहीं है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता नहीं है और पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो बताओ कि इसके अंदर से कंपाउंड आर क्या हो सकता है? देखो, अब जो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देता, पहले तो आप उसको बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देना। ए, क्या ए पॉजिटिव रिजल्ट देगा? चेक कर लेते हैं। देखिए ये ए, ये है ना CH3, C डबल बॉन्ड O, फिर CH2, फिर CH2OH। अब इसमें मुझे ये ग्रुप तो नजर आ रहा है, तो ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा मीथेन। क्या इसमें उसने कहा आर डज नॉट डिस्प्ले स्टीरियो। अच्छा, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आप लोगों को याद है ना? व्हाट वाज स्टीरियो आइसोमर, व्हाट आर स्टीरियो आइसोमर्स? इसको याद है? क्या होते हैं बताओ, याद दिलाओ। किसको याद है स्टीरियो आइसोमर्स? भूल गए भाई? स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब ये होगा जिसके अंदर आपके पास कार्ल कार्बन होगा या सिस्ट्रॉन। अब सिस्ट्रॉन से हो नहीं सकता ना, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड तो है नहीं। तो कार्ल कार्बन चेक कर लें। कार्ल कार्बन, मुझे तो कोई कार्ल कार्बन नजर नहीं आ रहा इसके अंदर। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो सकता है आंसर मुझे ए डज नॉट डिस्प्ले। कार्ल कार्बन में ही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो अपेरेंटली ए इज एन आंसर। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं कि और कोई आपका आंसर है। देखो, अब बी के अंदर तो ये वाले दो ग्रुप्स ही नहीं है ना, ये दो ग्रुप्स ही नहीं है बी के अंदर। ठीक है, तो बी हो नहीं सकता। अच्छा, डी में भी मुझे ये दो ग्रुप्स नहीं मिल रहे, ये दो बना के देना उनको। डी भी नहीं था, सी रह गया है। सी के अंदर ये ग्रुप है, तो ये हो सकता है, लेकिन सी के अंदर, अच्छा सी को बनाते हैं CH3, C डबल बॉन्ड हो। अच्छा, ये वाला ग्रुप तो इसके अंदर है, CHOH, CH3। लेकिन इसके अंदर ये कार्ल कार्बन है ना, ये वाला कार्ल कार्बन है, ये कार्ल है, तो कार्ल कार्बन होने की वजह से ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा। और अगर ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेगा तो हो नहीं सकता।
तो आंसर इज ए। ठीक है, इसमें कायल कार्बन आ गया। चलो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 35। अच्छा जी, सिट्रल इज फाउंड इन लेमन ग्रास ऑयल कैन बी। अच्छा, आपको एक पूरा उसका सीक्वेंस दिया हुआ है। पहले से एक्सेस हाइड्रोजन विद निकल कैटलिस्ट। अच्छा, इसके अंदर क्या होता है, डबल बॉन्ड टूटता है और वो सिंगल बॉन्ड में हो जाता है। ये तो हाइड्रोजनेशन की कंडीशन है ना, हाइड्रोजन गैस विद निकल कैटलिस्ट। पहले तो जरा इसका डबल बॉन्ड तोड़ देना। क्या, तो ये डबल बॉन्ड टूट गया, तो ये जो ये वाला डबल बॉन्ड ये टूट जाएगा। ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। ये CHO, इसको कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये भी एज इट इज रहा, ये भी डबल बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया V। फिर W के अंदर क्या, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड। अच्छा देखो, अब डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं, हॉट कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड क्या करेगा, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, क्योंकि ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बन के अंदर बन जाएगा OH। बाकी चीज तो ऐसे रहेगी। एल्डिहाइड विल ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, क्योंकि पहले स्टेप में डबल बॉन्ड टूट गए ना, वो डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड बन गए, तो इसलिए अब सिर्फ एक ही ग्रुप रह गया जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो है एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 36। ठीक है, ज्योमेट्रिक एमर्स हैं, सही है। Which statement is correct? P and Q give different products with hot acidified potassium dichromate। नहीं जी, आइसोमर्स के अंदर सिर्फ देखो पोजीशन डिफरेंट होती है ना, तो अगर आपका सिस या ट्रांस भी है, अगर सिस भी है फॉर एग्जांपल, देखो अगर ये एक आपके पास सिस है, ठीक है, और दूसरा इसका ट्रांस है, अब प्रोडक्ट पे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, ट्रांस नीचे नीचे ऊपर होने से उसके रिएक्शन को फर्क थोड़ी पड़ता है। वैसे भी ज्योमेट्रिक आइसोमर्स जो है ना, वो आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स नहीं देते। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो ए नहीं हो सकता। बी क्या है, पी एंड क्यू हैव डिफरेंट एम्पिरिकल फार्मूला। सवाल ही पैदा नहीं होता, आइसोमर्स कैसे हुए। अच्छा जी, पी एंड क्यू हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो ज्योमेट्रिक आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट नहीं हो सकते। अब डी रह गया, पी एंड क्यू हैव डिफरेंट स्केलेटल फार्मूला, ये बिल्कुल सही है। इसका जो सिस का फार्मूला है स्केलेटल, वो तो ये सिस का तो ये ऐसे होगा सिस का, और ट्रांस का ज़ाहिर है ये यूं करके यूं होगा, तो ये बात तो सच है। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलो 37। The following statements are about the reaction of NaOH with 3-chloroalkane shown. भाई about the reaction of NaOH with 3, अच्छा 3 क्लोरोएल्केन के साथ आपको रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं which statement is correct। अच्छा भाई, ये जो क्लोरोएल्केन है पहला वाला, ये अगर आप देखें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, ये तो प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंड टर्शरी है, और ये सेकेंडरी है। जब ये सेकेंडरी है, पहले वाले में क्लोरीन जिस कार्बन से है वो 2 R ग्रुप से बॉन्डेड है, दूसरे के अंदर वो क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो एक ही R ग्रुप से बॉन्डेड है, और तीसरे में क्लोरीन जिस कार्बन से बॉन्डेड है वो 3 R ग्रुप से बॉन्डेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या है कि CH3 2, यानी ये बात हो रही है सेकेंडरी वाले की, reacts with NaOH by an SN2। अच्छा, ये सच है, ये SN2 मैकेनिज्म कर सकता है। सेकेंडरी कैन डू बोथ SN1 एंड SN2। ठीक है, सेकेंडरी दोनों कर सकता है। अच्छा, बी पढ़ते हैं। The tertiary chloroalkane reacts more quickly than others because carbon atom bonded to Cl is more electropositive। ये तो बिल्कुल ही गलत है। देखो, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता ना, उसकी वजह इसके साथ जब 3 R ग्रुप्स लगे होते हैं, तो मैंने आपको कहा था वो जो 3 R ग्रुप्स का पुशिंग इफेक्ट होता है, वो तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देता है। इसका Cl होता है ना, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसका तो उल्टा है। ये जो 3 R ग्रुप्स होते हैं ये पुश करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो इसमें लिखा हुआ है मोर पॉजिटिव, बिल्कुल भी नहीं, मोर पॉजिटिव, लेस पॉजिटिव होता तो
बात समझ में आती है। मोर पॉजिटिव तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सी द Cl atoms in 3 chloroalkanes are attacked by OH। नहीं, Cl अटैक नहीं होता, ये कार्बन अटैक होता है, ये भी गलत है। ठीक है, वो तो न्यूक्लियोफाइल होता है ना, तो OH जो है वो अटैक करता है पॉजिटिव रीजन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। ठीक है। डी द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज C of the major product is C4H8 for each reaction। नहीं, ये भी गलत है। अब इसके अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला मेजर प्रोडक्ट, नहीं ये तो बिल्कुल ही गलत है यार। इसके अंदर तो OH आके लगेगा ना, ये तो इसका तो कोई सर पैर ही नहीं है। तो OH आके लगेगा ना, C4H8 कहाँ से? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंडरी कैन रिएक्ट विद बोथ SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, तो ये सही है। ठीक है। प्राइमरी रिएक्ट करते हैं SN2 से, टर्शियरी रिएक्ट करते हैं SN से, सेकेंडरी कैन रिएक्ट विद बोथ। 38 फॉर व्हिच mixture is the observation described correctly? Pentanal plus Fellings reagent यानी aldehyde और Fellings reagent, blue solution changes to orange red precipitate बनते हैं ये। ठीक है, blue solution इसलिए है क्योंकि उसके अंदर copper 2 के आयंस होते हैं, तो copper 2 के आयंस copper 1 ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो A seems to be correct। बाकी पढ़ लेते हैं। पेंटेनल हॉट एसिडिफाइड KMnO4, जो पोटेशियम डाइक्रोमेट का तो पर्पल 2 कलरलेस होगा ना, तो ये गलत है। पेंटेन टू वन तो टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करता, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कीटोन का रिएक्शन नहीं होता। अच्छा, ये क्या है? C6H14 तो एल्केन है, एल्केन तो रिएक्ट नहीं करते, ऑक्सीडाइज होते ही नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? सभी पढ़ते हैं। C3H7COH can be used to form propyl propanoate in a single reaction। अच्छा, प्रोपाइल प्रोपेनोवेट अगर बनाना है हमें, प्रोपाइल प्रोपेनोवेट का मतलब ये हुआ कि अच्छा एक ही रिएक्टेंट है, नहीं सिंगल रिएक्शन में नहीं हो सकता। देखो, इसके लिए आपको 2 रिएक्शन करने पड़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ वो 2 रिएक्शन। पहले आप क्या करेंगे, एक ही रिएक्शन में 2 होते तो हम वो कहते भी। पहले आप क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करके प्रोपेनॉल बनाएंगे, आधे को, पूरे को नहीं, हाफ ऑफ इट आप उसको रिड्यूस करके प्रोपेनॉल बनाएंगे। फिर प्रोपेनॉल और इसको, अच्छा वैसे खैर नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता असल। चलें, उसकी भी जरूरत नहीं है, इसमें तो 4 कार्बन है ना, 4 कार्बन में ब्यूटेनोइक एसिड से प्रोपेनोवेट नहीं बन सकता, ब्यूटेनोवेट बनेगा। ये तो वैसे ही बात खत्म होगी। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। बी द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ C3H7 इज सेम एज इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। नहीं, क्योंकि ये C4H8O2 है, CH4O होगा इसका, तो ये भी गलत है। Each of C3H7OH and CH3 react separately with NaBH4। नहीं, अल्कोहल तो NaBH4 से रिएक्ट है, अल्कोहल से रिड्यूस नहीं होते, ये तो अल्कोहल है। ठीक है, गलत। Each of C3H7OH and CH3COH react separately। हाँ, सोडियम मेटल के साथ दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, ये बात सच है, दोनों का हाइड्रोजन निकल जाता है सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कंपाउंड X कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ओनली। इट हैज वन फंक्शनल ग्रुप। अच्छा भाई, द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ कंपाउंड X इज गिवन। देखो बेटा, अगर वन फंक्शनल ग्रुप है ना, तो आप लोगों को समझना है कि 1500 से क्या आगे की पीक्स देखना। तो 1500 से आगे एक ये इंपॉर्टेंट पीक है, ठीक है, तकरीबन ये एक पीक है, और एक ये इसकी इंपॉर्टेंट पीक है। 1500 से आगे की पीक्स जनाब इतनी रेलेवेंट नहीं होती। अब देखते हैं आप, इसने कहा हुआ है, ये आपको टेबल दिया हुआ है, इसने कहा व्हाट कुड बी X। देखो, एल्डिहाइड और कीटोन, अगर एल्डिहाइड और कीटोन होगा
तो कार्बोनाइल की जो देखो एल्डिहाइड और कीटोन, कार्बोनाइल की इस रेंज में होती है। लेकिन ये वाला फिर कौन सी है? ये वाली पीक तो फिर अगर कार्बोनाइल हुआ तो फिर ये वाली पीक तो नहीं आप जस्टिफाई कर सकते ना। हाँ, ये वाली तो कर सकते हैं, लेकिन दूसरी पीक भी तो ना, ये वाली जो पीक है इसका मतलब है कार्बोनाइल तो नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोनाइल की इस रेंज में तो कोई पीक भी नहीं होती, और फंक्शनल ग्रुप है भी एक ही, तो ये कार्बोनाइल नहीं हो सकता। अल्कोहल, देखो अल्कोहल की तो पीक जो है ना वो 3200 से आगे होती है, और ये पीक 3000 से पहले पहले है, तो ये अल्कोहल भी नहीं हो सकता। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक क्यों हो सकता है। देखो कार्बोक्सिलिक के अंदर एक तो ना एक सी डबल बॉन्ड O की भी होती है और एक OH की भी होती है। देखो कार्बोक्सिलिक का जो OH है उसकी होती है 2500 से लेकर 3000, जो कि ये वाली है। और जो कार्बोक्सिलिक का सी डबल बॉन्ड O है कार्बोक्सिल का, वो 1670 से लेकर 1740, तो वो ये वाली है, ये वाली। तो ये दोनों पिक्स जो हैं वो मैं रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ। सो इसका मतलब है कि कैन बी कार्बोक्सिल। अच्छा, एल्कीन की रेंज जो है ना वो इसमें दी हुई है 1500 से 1680। मसला वंस अगेन, अगर एल्कीन होगा तो फिर ये किस चीज की पीक होगी, मोटी वाली? एल्कीन में तो आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना। ठीक है, तो इट हैज टू बी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक हो गया बच्चों? चलो, ये आपका स्पेसिमेन पेपर कंप्लीट हो गया।